दोस्तों, स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं बिल्स इन पार्लियामेंट के सभी PYQs की। अगर आप आमतौर पर PYQs को उठाकर देखें तो उसकी एनालिसिस पर आपको पता चलेगा कि PYQs में आपको मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स, फाइनेंस बिल्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के ऊपर क्वेश्चंस मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी PYQs से आपको क्या सीखना है, किस तरीके से उसे प्रीलिम्स में, किस तरीके से मेंस में, इन दोनों जगह पर यूज करके आगे आने वाले अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स स्कोर करके एग्जाम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्स इन पार्लियामेंट की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें PYQs को लेकर तो 3 तरह के बिल मेजरली आपको देखने को मिलेंगे: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसको CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तरह भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सवाल कहाँ से आए, क्यों आए और किस तरीके से आपको इन्हें टैकल करना है और इनसे क्या सीख कर आगे बढ़ना है। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चंस की हम लैंग्वेज का तरीका, कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इनकी आई है और क्वेश्चंस की डेप्थ पर भी बात करेंगे। ये एक मैंने एक्सेल शीट बनाई। इस शीट में आप देखिए कि किस तरीके से तीनों को हम कंपेयर करने वाले हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि सिर्फ ये ही के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग आर्टिकल 107, 108, 109, 1010, 368 की ही बात करेंगे। फाइनेंस बिल्स 117 में भी तो हैं, उस पर भी एक दो क्वेश्चन जरूर आए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में लगभग हर साल एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन 3 थीम्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल्स हैं 107, 108, इंट्रोडक्शन दोनों जगह कहीं भी हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में, अनलाइक मनी बिल जिसको आप इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं और ये स्पीकर के स्टैम्प के साथ ही राज्यसभा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह हो सकता है। याद कीजिए आर्टिकल 370 को जब रिमूव किया गया था तो उसकी पहली जो प्रेजेंटेशन थी वो राज्यसभा में हुई थी, ना कि लोकसभा में। आधार बिल ऑन द कॉन्ट्रेरी एज अ मनी बिल जब उसको प्रेजेंट किया गया तो इट वॉज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो ऑर्डिनरी बिल के लिए कंपलसरी है। मनी बिल में प्रेसिडेंट को उसको कंपल्शन है कि अप्रूवल देना ही होगा, क्योंकि उस तरीके का प्रावधान हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। डेडलॉक जो है उसमें ऑर्डिनरी बिल पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बिल पर यह डेडलॉक हो सकता है कि राज्यसभा में कोई और ओपिनियन हो और लोकसभा में कोई और ओपिनियन हो। इसका रेजोल्यूशन फिर आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग करके हो जाएगा। लेकिन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं कि अगर लोकसभा ने कुछ तय कर दिया तो राज्यसभा उस पर सिर्फ एक तरीके से स्टैंप लगाती है। सर्टिफिकेशन जो चाहिए या नहीं चाहिए ऑर्डिनरी बिल और आर्टिकल 368 में जो बिल्स आएंगे उन पर नहीं चाहिए, लेकिन मनी बिल में स्पीकर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया भी। डिले राज्यसभा से जो हो सकता है वो ऑर्डिनरी बिल में 6 महीना और मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस अब यहाँ पर हम देखते हैं। ये सवाल है 2013, करीब 11 साल पहले का। What will follow if a money bill is substantially amended by the राज्यसभा? जैसा मैंने आपको अपनी इंट्रो में बताया कि राज्यसभा के पास एक तरीके से सिर्फ स्टैंप लगाने का काम होगा मनी बिल में। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। ये इसका आंसर यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा का डिस्टिंक्ट पावर है, क्योंकि लोकसभा द लोअर हाउस वो पॉपुलर हाउस है, इट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द पीपल। राज्यसभा द अपर हाउस, द चेंबर ऑफ एडल्ट्स एक तरीके से जिसको बोला जाता है। और लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिर्फ स्टैंपिंग पावर एक तरीके से राज्यसभा के पास है। लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। ये कब होता है? ये एक ऐसे केस में होता है जब लोकसभा से बिल राज्यसभा जाए या फिर राज्यसभा से बिल लोकसभा आए और लोकसभा को लगता है कि कुछ इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, द बिल गोज बैक टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। इसमें आपको आर्टिकल याद रखना है 108। आर्टिकल 108 इज व्हेन द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कम टुगेदर और फिर उसमें वोटिंग के बेसिस पर अगर कोई डेडलॉक है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। आमतौर पर क्योंकि लोकसभा का नंबर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो लोकसभा में जो डिसीजन हो वही करीब करीब जॉइंट सिटिंग का डिसीजन भी मिल जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल पूछा गया फिर से 2013 में। देखिए 2013 के 2 सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले वाला सवाल जो था वो था मनी बिल के बारे में, ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में। An amendment to the Constitution of India can be initiated by introduction of a bill in the Lok Sabha only. मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था आर्टिकल 370 का एग्जाम्पल देकर कि ये दोनों जगह हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत।
अब यहाँ पर आपको बोला गया ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, नहीं, ऑल स्टेट्स नहीं, सिर्फ हाफ स्टेट्स की बात होगी। अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास हो जाए और अगर उसमें ज़रूरी है कि फेडरल प्रोविजंस की बात होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसको हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर से पास कराना ज़रूरी है। दैट्स इट। आगे बढ़िए। अगला सवाल, ये सवाल 2015 में आया, जहाँ पर ये बोला गया राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। बिल्कुल सही बात। शुरू में हमने आर्टिकल 110 में इसके बारे में बात करी थी। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, यस इट कैन ओनली सेंड सजेशंस, वोट नहीं कर सकते। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, हमारा काम यहाँ पर सही आंसर तक पहुँचना नहीं है, हमारा काम ये देखना है कि यूपीएससी का एग्जामिनर किस तरफ देख रहा है। एएफएस की बात हुई, अगर आपको याद दिला दूँ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द राइट वर्ड फॉर द बजट ऑफ इंडिया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 112 में। इसके बेसिस पर जो आंसर है वो आप समझ गए। और अगर आपको अमेंडमेंट्स की बात में एक बार फिर से रिपीट करा दूं, तो राज्यसभा कैन डिस्कस आर्टिकल 112 मनी बिल, फाइनेंस बिल, बट दे कैन वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। आगे बढ़िए। इस तरह के सवाल और आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने को मिलेंगे CSEY ऐप पर। राज्यसभा, मनी बिल, लोकसभा, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगे। दूसरा, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको भी आप CSEY ऐप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब से अलग कुछ ऐसे कोर्सेज, मेंटेनिंग डेली कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें आपको CSEY ऐप पर मिल जाएंगी। इसी के साथ आगे बढ़िए। 2016 का ये सवाल है, The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in national interest if the resolution to this effect is passed by the, बोलकर छोड़ दिया, चार ऑप्शन दिए, इनकी लैंग्वेज को हम समझेंगे। लोकसभा by simple majority of its total membership। सिंपल मेजॉरिटी का जो क्वेश्चन है, क्या वो इतने बड़े फैसले पर लगेगा? बात सोचने वाली है। लोकसभा by majority of not less than 2/3 of the total membership। वाओ, ओके। राज्यसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी की बात तो आप हटा ही दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है यहाँ पर। अब सवाल ये था कि ये राज्यसभा कर पाएगी या लोकसभा कर पाएगी। आसान जवाब ये है कि राज्यसभा इसको कर पाएगी। मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्यों? क्योंकि राज्यसभा, राज्य की सभा, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और क्योंकि मसला स्टेट लिस्ट के बारे में है तो ये इसका रेजोल्यूशन भी राज्यसभा में होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ। इस लैंग्वेज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के सवाल फिर से बनकर 2016 में अगर आए हैं तो 25, 26, 27 में आ सकते हैं। अगला सवाल चलिए, 2016 का ही एक और सवाल, बिल्स के ऊपर। अनदर क्वेश्चन इन 2016, which of the following statements are correct that a bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation? No, it does not happen this way. प्रोरोगेशन पर लोकसभा के बिल्स पेंडिंग नहीं होंगे। जब लोकसभा भंग होगी, लोकसभा इलेक्शंस में जाएगी, तब कुछ बिल्स हैं जो पेंडिंग रह सकते हैं। वो सेम बिल अगर वापस सरकार आती है, उन्हें पास कराने हैं, तो फिर से प्रेजेंट होंगे, फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएंगे, वापस आएंगे, जो भी उस पर कलेश है वो होगा। अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट पास ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। माइंड यू, राज्यसभा इज अ कॉन्टिन्यूस चेंबर। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो हर 6 साल में अपना टेन्योर पूरा करते हैं, हर 2 साल में रिन्यू होता रहता है। उसके बेसिस पर आपको समझना है कि प्रोरोगेशन पर लोकसभा का कोई भी बिल क्लैश नहीं होगा। राज्यसभा का अगर कोई बिल है और लोकसभा में वो नहीं गया, पास नहीं हुआ, वो लैप्स नहीं होगा। ये चीज़ हमने 2016 के इस पेपर से सीख कर हम आगे 2017 में 2017 में यूपीएससी ने थोड़ा सा चेंज किया और इस बार सवाल पूछा प्राइवेट बिल्स के ऊपर। A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by President of India। पहली बात, लोकसभा में कितने ही नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? क्या ये बात सत्य हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ वो मेंबर लेकर आए जो नॉमिनेट किए गए हैं? तो यार फिर आपने और मैंने अपने एमपीज क्यों चुने हैं? उनका काम ही ये है कि वो लोकसभा में जाएं, सवाल पूछें, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में प्रॉब्लम्स को आगे लेकर जाएं। तो इसीलिए प्राइवेट मेंबर बिल्स लाना ज़रूरी है। पर हाँ, प्राइवेट मेंबर बिल्स कोई भी नॉन मिनिस्टर लेकर आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि होम मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर एक प्राइवेट मेंबर बिल ले आए। नहीं, वो जो बिल आएगा वो सरकारी बिल होगा, वो गवर्नमेंट का बिल होगा, वो प्राइवेट मेंबर का बिल नहीं होगा। दूसरा, कोई भी प्राइवेट मेंबर का बिल आएगा उसको 1 महीने का नोटिस देना होगा। आज तक भारत की संसद के इतिहास में
14 बार, इट हैज़ हैपेंड ओनली 14 टाइम्स कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल एक्ट बना हो। एंड इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स सिर्फ प्रेजेंट भी होंगे और डिस्कस भी होंगे ओनली ऑन अ फ्राइडे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 17 से आगे अब 18 में फिर से मनी बिल के ऊपर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन, मनी बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जब भी सवाल आए उसको देखते ही मार्क करने की स्थिति में आप होने चाहिए। रिगार्डिंग मनी बिल, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए यू शैल थैंक योर एग्जामिनर, क्योंकि उसने आपसे ये नहीं पूछा कि करेक्ट कौन सा है। आप इसका आंसर तो आसानी से निकाल ही लोगे, पर आपको एग्जामिनर ने 3 ऐसे ऑप्शंस बता दिए जो पक्का मनी बिल के बारे में करेक्ट हैं। एक दूसरा, एग्जामिनर को पता है कि वो करेक्ट हैं। तो भले ही ये सवाल 2018 में आके ख़त्म हो गया हो, लेकिन ये सवाल आपके पास फिर से आ सकता है 2025 में, 26 में, या इससे कोई ना कोई इन्फ्रेंस लेकर सवाल बन सकते हैं। सवाल ऑप्शंस पढ़ते हैं। बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। आर्टिकल 110 में ये बात लिखी हुई है। एग्जामिनर ने यहाँ पर आपके लिए कंफर्म कर दी, आपको रिवाइज करा दी। मनी बिल प्रोविजंस हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 पढ़ोगे, अगर ऑप्शन 1 सही है, जिसमें किसी भी तरीके के टैक्स की ऑल्टरेशन, रेगुलेशन, इम्पोजिशन, एबॉलिशन की बात है, तो ये कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड दोनों के लिए बात वाजिब रहेगी। थर्ड ऑप्शन, मनी बिल इज कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, उसके लिए अलग बिल है, वो उसमें बात नहीं आएगी। इट इज़ रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड, नॉट कंटिजेंसी फंड। दूसरी बात, इट डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरिंग मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी टैक्स रेज कर, कोई भी लोन रेज कर रहे हैं, कोई ग्रांट रेज कर रहे हैं, उस पर कोई गारंटी चाहिए तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे दे सकती है। इट हैज़ प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड बट नॉट विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। इसको आप ध्यान रखिए। लास्ट ऑप्शन है, मनी बिल डील्स विद रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लैंग्वेज समझ आई, क्वेश्चन की डेप्थ समझ आई, और फ्रीक्वेंसी पर भी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद एक ट्रिक क्वेश्चन आया 2020 में। एस्पिरेंट को कंफ्यूज करने के लिए लॉजिकल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स होंगी, इस पे भी हमें बात करनी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गाइड है। उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें होंगी वो एक्ट्स के जरिए पार्लियामेंट रेगुलेट अपने आप करता है। देखो, अलॉन्ग विद बजट द फिनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर पार्लियामेंट विच इंक्लूड the macroeconomic framework statement. This document is presented because it is mandated by who? FRBM. अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने लेकर आए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया? इट वांटेड टू होल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल टुवर्ड्स फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो हमारे जीडीपी का होगा वो सिर्फ 3% होगा। उस समय पे ये नहीं था, उसके गोल बनाए गए कि किस तरीके से यहाँ अचीव होंगे। इंटरेस्टिंगली अभी तक कभी अचीव ठीक से नहीं हो पाया है, थैंक्स टू पैंडेमिक, और ये अब अचीव होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैंडेमिक में जिस तरीके की योजनाएं सरकार को चलानी पड़ी उसमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ना ही था। इसके अलावा 12th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि स्टेट को भी ऐसे ही बनाने चाहिए कि वो अपने जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 3% तक मेंटेन रखेंगे। अभी तक नहीं हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन एक क्वेश्चन आया जो उसमें ये पूछा गया था कि 2 डॉक्यूमेंट और आते हैं, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो आपको जानने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये यहाँ पर बात की गई, सवाल में डायरेक्टली पूछा गया था। 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये तीनों भी इस बजट में, किसी भी बजट में इस एक्ट के द्वारा मैंडेटेड हैं। 2020 में सवाल आया, 21 में कोई ऐसा मेजर सवाल देखने को नहीं मिला, 22 में फिर से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस बार हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। क्या बात है? A bill amending the constitution requires the prior recommendation of the President of India. It does not need the President's prior recommendation, but हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो अप्रूव होने जाएगा तब उनके पास होना ये ज़रूरी है। अगला, when a CAB Constitution Amendment Bill is presented to President of India, it is obligatory for President of India to give his or her assent. Largely yes, एक स्टैंपिंग का काम ही उन्हें करना होता है। CAB must be passed by both by special majority and there is no provision of joint sitting. अब यहाँ से हमने 2 चीज़ें सीख ली। डायरेक्टली ऐसे आमतौर पर याद नहीं रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन होगा, नहीं होगा।
ये बात एग्जामिनर ने आपको अपने क्वेश्चन में 2022 में सिखा दी। इससे आगे बढ़कर सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है कि अगर अगली बार ऐसा कोई सवाल आ जाए तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। 2023 के पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो। विद रेफरेंस टू मनी बिल एंड फाइनेंस बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग। जब लोकसभा अपना फाइनेंस बिल राज्यसभा को देखती है, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ओके। जब लोकसभा मनी बिल राज्यसभा को भेजती है, मनी बिल लोकसभा, फाइनेंस बिल लोकसभा टू राज्यसभा, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendations. Okay. In case of disagreement between Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. कि necessary बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके इस वीडियो पर देना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितना ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को समझा है। इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड में। अगर आपने PYQ एनालिसिस को ठीक से समझना है, आगे और बहुत सारी वीडियोस ऐसी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर आप कंपेयर करके समझ पाएंगे कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ PYQs करके आप आने वाले सालों में अपने UPSC अटेम्प्ट में 2, 4, 5, 10, 20 नंबर तक आगे बढ़ा सकते हैं। 2024 की एक बात बताऊं तो करीब 40 नंबर तक आप सिर्फ और सिर्फ CSEY के ट्विटर से निकाल सकते थे। करंट अफेयर्स PYQs अगर सबको मिला दिया जाए तो करीब करीब 50-60 मार्क्स ऐसे थे जो आपकी कट ऑफ क्लियर करने में आपको हेल्प कर सकते हैं इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एक और काम है कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और CSEY की ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत बनाना है। ऑल द बेस्ट।